नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है माइकोलॉजी। यानी आज से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा या एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है माइकोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी का ही एक पार्ट है, उसका ही एक सब पार्ट के रूप में हम समझ सकते हैं। इसमें आज हम फंगी के बारे में जानेंगे। माइक्रोबायोलॉजी कहने का मतलब है एक ऐसा साइंस का या बायो का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर फंगी के बारे में, फंजाई के बारे में जाना जाता है, उसी को हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम ये जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है और फंगी क्या है। फंगी के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, हम केवल इतना समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसी बेसिस पे आने वाले जो भी वीडियोज़ मिलेंगे, जो भी लेक्चर, जो भी टॉपिक्स हमें मिलेंगे इससे जुड़ा हुआ, माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ, वो हमें ईज़िली समझ में आने आए। ना तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी शुरू करें और इसमें फंगी के बारे में हम कुछ भी ना जाने, बेसिक चीज़ें ना मालूम हो, तो आगे की चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फंगी के बारे में। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर फंगी के बारे में बोला जाए तो फंगी को यूमाइकोटा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको यूमाइकोटा भी बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखिए तो फंगी आर ऑल्सो नोन एज यूमाइकोटा, यानी इसको यूमाइकोटा भी बोलते हैं। फंगी क्या होता है? फ्री लिविंग होते हैं विद यूकैरियोटिक या स्पोर बियरिंग होते हैं। दैट मीन्स कि ये फ्री लिविंग होते हैं, कहीं पर भी फ्रीली आराम से अपना सर्वाइव कर सकते हैं। और ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि इसका अगर सेल बोला जाए तो इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, यानी न्यूक्लियस का अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लस इसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं और उसके साथ साथ इसके जो भी साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो भी और जो नॉर्मल सेल के जो भी जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सारे ऑर्गेनल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। स्पोर बियरिंग यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोड्यूस बोथ बाई सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली मोड, यानी कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके से होता है। सेक्सुअली मोड से भी होता है और एसेक्सुअली मोड से भी होता है। सेक्सुअली मोड की बात करें तो जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो, दो गैमेट का फ्यूज़न होता हो, फर्टिलाइजेशन होता हो और फाइनल जाइगोट के बाद नए जो ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट होता हो, तो वो सेक्सुअली मोड कहलाता है। और एसेक्सुअली मोड जिसमें एक ही ऑर्गन, एक ही ऑर्गेनिज्म बाद में डेवलप करके उससे दूसरा पार्ट बन जाता हो, यानी उसी का कोई एक पार्ट बन जाता हो। मान लीजिए कि जैसे ये कोई एक ईस्ट है, तो अगर ये बाद में यही डेवलप करके चला गया तो यहाँ से एक दूसरा बन जाएगा ये, और ये एक अलग बन जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा और ये अपना एक अलग रह जाएगा। तो इस तरीके से या फ्यूजन के थ्रू, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, तरह तरह के इसके मोड है एसेक्सुअल होने का। एसेक्सुअल कहने का मतलब जिसमें कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गैमेट का कोई इसमें लेना देना नहीं है। में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखिए, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। जब ये मल्टीसेलुलर होगा तब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जब यूनिसेलुलर होगा तो एसेक्सुअल होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल है तो वही डिवाइड हो जाता है, दो में बदल जाते हैं, उसी के कुछ ब्रांचेस निकल जाते हैं और दूसरा बन जाता है। मल्टीसेलुलर है तो उसमें प्रॉपर तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों है। फिलामेंटस या और हाइफा, इसके अंदर फिलामेंट भी, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जिसके अंदर फिलामेंट निकले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हाइफा होते हैं। फिलामेंट जैसे कि अगर ये फंगी बोला जाए तो इसके अंदर इस तरह से कुछ एक फ्लैजिला के जैसे दिखने वाला एक अलग ही एक स्ट्रक्चर होती है, एक उभार होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का, इसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। तो कुछ में फिलामेंट पाया जाता है और कुछ में हाइफा पाए जाते हैं। लेक ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के समय उसको एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, प्लस उसको कलर है जो प्लांट के जो पत्तों का ग्रीन कलर शो करने में उसका हेल्प करता है। लेकिन इस तरह का ऐसा कोई भी क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट फंगी के अंदर नहीं पाया जाता है, यानी इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्जॉर्प्शन करता है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन नहीं करता,
जैसे कि कोई अगर इसको न्यूट्रिशन लेना है तो पहले सैप्रोफाइटिक नेचर का ये होता है, यानी कि सबसे पहले अपने फूड को ये तोड़ता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू, और तोड़ने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर उसको ऑब्जॉर्व करता है। यानी पहले सड़े गले चीज़ को ब्रेक डाउन करता है एंजाइम के थ्रू, और जैसे उसका ब्रेक डाउन हो जाता है फिर वो ऑब्जॉर्व करता है, यानी डायरेक्टली नहीं करता, बाद का फाइनल स्टेप इसका ऑब्जॉर्प्शन ही होता है ये। ठीक है। अब डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगी आर कॉल्ड माइकोसिस। अगर फंगी से कोई डिजीज़ होता है तो उस तरह के डिजीज़ को कैटेगरी अगर में कैटेगराइज किया जाए तो उसको नाम बोला जाता है माइकोसिस। यानी कि जो फंगी से होने वाली डिजीज़ है उसको माइकोसिस बोलते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस का वो ब्रांच जिसके अंदर फंगी की स्टडी की जाती हो उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और फिर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं जो फंगी के बारे में स्टडी करते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। में प्रोड्यूस टॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स या मेटाबोलाइट्स, ये तरह तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ जो नुकसान करने वाले फंगी होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक उसी तरीके से दे आर सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स मतलब कि ये ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फ़ायदा हो, यानी कि एक के साथ दूसरे को भी फ़ायदा होता हो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में अधिकतर रहते, जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं तो पैरासाइटिक में रह लेते हैं, लेकिन आमतौर पे सिम्बायोन्ट्स में होते हैं। इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो अगर ये यूकैरियोटिक है तो दैट मीन्स इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है इसका प्रॉपर एक तरीके से सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और ऑर्गेनल भी है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल भी है। तो एक तो यूकैरियोटिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। दूसरा इसका जो अगर सेल वाल के बारे में, इसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होती है। इस आउटर कवरिंग को जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। हम पहले जान चुके, बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं ये। इसके अंदर भी सेल वॉल पाया जाता है। इसका जो सेल वॉल होता है काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है और वो बना होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको काइटिन के नाम से बोलते हैं। आमतौर पे जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, यानी कि जिसमें पेप्टाइड और ग्लाइकोजन इन दोनों के फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेल वॉल बनता है। लेकिन इसका जो सेल वॉल होता है इसमें कोई भी पेप्टाइड का लेना देना नहीं है, बल्कि इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का ही लेना देना होता है। इसमें प्रोटीन वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट वाला है, और जो है उसका नाम है काइटिन। ठीक है। यानी कि इसका जो सेल वॉल काइटिन से मिलकर बना होता है, और ये काइटिन कैसा है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक डेरिवेटिव है। लेकिन बैक्टीरिया वाले में ऐसा नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के मिलकर बना होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना है, बट इसका काइटिन से मिलकर बना होता है। इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अगर बात करें, ये जो सेल वॉल के अंदर वाली जो एक लेयर है, इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये कंटेन है स्टीरोल। इसके अंदर एक स्टीरोल पाया जाता है। देखिए, बट बैक्टीरियल सेल हो गया या मैमेलियन सेल हो गया, जैसे कि ह्यूमन का सेल है, तो उसके सेल मेम्ब्रेन में एक स्टीरोल पाया जाता है जिसको हम कोलेस्टेरोल बोलते हैं। ये लिपिड का एक डेरिवेटिव है, राइट। तो स्टीरोल मीन्स लिपिड। तो इसके अंदर जो स्टीरोल पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल ना होके एर्गोस्टीरोल के नाम से एक स्टीरोल पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। यानी एर्गोस्टीरोल इसके अंदर इसके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सेल वॉल में नहीं। सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम है ये काइटिन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इसके अंदर वाला है जो साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है उसके अंदर एक स्टीरोल पाया जाता है जिसको हम एर्गोस्टीरोल बोलते हैं। यूजुअली हैव एन हैप्लॉइड स्टेट, आमतौर पे ये हैप्लॉइड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि सिंगल गैमेट के रूप में होता है। बट कभी कभी ये डिप्लॉइड स्टेट में भी देखा जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक। ग्रो बेस्ट इन एसिडिक मीडियम, इसको ग्रो करने के लिए जो बेस्ट मीडियम की ज़रूरत पड़ती है वो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और एक ऐसा जो काफ़ी ड्राई एनवायरनमेंट हो या मोस्ट वाला एनवायरनमेंट हो उसमें ये बेस्ट तरीके से ग्रो करता है, यानी कि पीएच का लेवल ज़्यादा होना चाहिए।
मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्लिगेट एरोब्स, अधिकतर ये ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, लेकिन कुछ हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर इसकी बात करें तो 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 30 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं। तो जो 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं वो अधिकतर पैरासिटिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो नुकसान करने वाले फंगी होते हैं। और अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे कि हमने देखा ये तो सैप्रोफाइटिक है, तो ये सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक नेचर के होते हैं। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन वही तरीके से होगा, और एक सेक्सुअल में देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरीके से कई सारे इसके मोड हो सकते हैं। तो बेसिक जो फीचर है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगी का, वो हमने देख लिया है। अगले वीडियो में फंगी की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि फंगी को कितने रूप में क्लासीफाई किया गया है और उससे होने वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।